नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय उधम सिंह के नगर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज पंतनगर स्थित नगला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मौके पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों पर जो तलवार लटकी है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद देव बहादुर थापा के गांव में बने स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के नाम पर एक विद्यालय का नाम रखने के साथ ही जिलाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को भी जल्द देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लालपुर होते हुए किच्छा शहर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। नगला बचाओ समिति के सभी सदस्यों का तो छायाकार बंधु, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूं कि आप किस प्रकार की अपेक्षा मुझसे रखते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों जब राजेश जी देहरादून आए थे तो आपने सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है, क्योंकि पंतनगर के विश्वविद्यालय के बोर्ड का भी मैं सदस्य रहा हूं, उसमें भी लगातार आता रहा हूं, तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला। मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए वेटलिफ्टिंग महिला 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आप पर गर्व है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है जो उन्होंने मीराबाई चानू को दी है उनके इस उपलब्धि के बाद। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। संगठन का नेतृत्व करने के लिए कुछ और साथी मिले हैं। उत्तराखंड में पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरीके से मिशन 2022 को लेकर स्ट्रेटजी है? निश्चित रूप में पार्टी ने ये जो भरोसा किया है हम सब पर और सभी को उनके अनुरूप जवाबदारियां दी हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन सभी को, बहुत से लोगों को इस टीम में जवाबदारियां दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास कर हमारे हाईकमान की इच्छाओं को और हमारे प्रदेश के सम्मानित जनता की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रयोग के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष तो खैर अब बनाए गए, लेकिन 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके पीछे मैसेज क्या है? क्या सर्वसहमति नहीं थी इसलिए 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पड़े? इतने छोटे से राज्य में इतने ज़्यादा दायित्वों को बांटना, ये क्या मैसेज कन्वे करता है? ऐसा है कि मैं नहीं समझता कि असहमति की कहीं बात थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि हमारे पास नेतृत्व का, विकसित नेतृत्व का, समझदार नेतृत्व का इतना बड़ा खजाना है कि मैं ये तुलना कर सकता हूँ कि हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के स्तर का विचार, ज़्यादा अच्छा विचार रखते हैं राजनीति में। ऐसी अमूमन देखा गया मल्टी लीडरशिप में कहीं ना कहीं डिरेल भी होते हैं। मल्टी लीडरशिप सब अपने अपने तरीके से अगर चीजों को चलेंगे तो फिर एक गोल को पाना वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे सबके साथ? ऐसा है कि ये मेरी भी इच्छा थी कि ऐसी टीम बने, ये मेरी भी इच्छा थी और हाईकमान ने मेरी इच्छा को पूरा किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर जो डिरेल की आपने बात की है, डिरेल हुआ तो ये मेरी नाकामी होगी। मैं आज अपने
इस करियर की शुरुआत के दौर में ये बात कह रहा हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि इसको ऑन ट्रैक, इस रेल को कैसे रखना है, ये मेरी जवाबदारी होगी। और मैं बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मैं ये काम निश्चित रूप में कर पाऊंगा। एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने तो पुष्कर धामी के रूप में अपना चेहरा पेश कर दिया है, आम आदमी पार्टी वहां पर अभी नई नई आकर के मतलब जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसने भी कर्नल कोटियाल के तौर पर जो है अपना चेहरा पेश कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? देखिए, बात आप, मुझे लगता है कि आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, निश्चित रूप में सभी के मन में ये बात होगी। कांग्रेस के नेता भी ये पूछ रहे हैं कि भाई किसकी लीडरशिप में हमें लड़ना है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में मेरी प्राथमिकता पहले वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाना पहली प्राथमिकता होगी। जनता के दरवाजे पर जाना पहली हमारी प्राथमिकता है। जिस दिन हम इस काम को कर देंगे, जिस दिन ये काम, ये किला, ये बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को जिस दिन हम फतह कर लेंगे, उस दिन हम इस बात पर सबसे पहले आपको आमंत्रित करेंगे कि हमारी मन में क्या है। इसका मतलब कांग्रेस बगैर किसी चेहरे के 2022 के चुनाव में जा रही है। हमारे पास तमाम चेहरे हैं। हमारे पास हरीश रावत जी चेहरा हैं, प्रीतम सिंह जी चेहरा हैं, किशोर उपाध्याय जी चेहरा हैं। और मैंने कहा ना कि किशोर उपाध्याय तो खासी दुखी भी है, नाराज भी हैं, क्योंकि उन्होंने काफी जद्दोजहद किया लेकिन उन्हें कोई पद या दायित्व तो नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मोर्चे पे जिसको ठीक समझा ऊपर हमारे हाईकमान ने वो सब किया है, और उनको भी जिस मोर्चे पे उनके लिए भी स्थान बन रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको वो हमारे बहुत ही श्रेष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। मेरी इच्छा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे गणेश गोदियाल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बतौर अध्यक्ष जो जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी टीम को लीड करूंगा, और अगर इसमें नाकामयाब होता हूं तो जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। आलाकमान जो तय किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सब मिलकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हम हराएंगे। क्या कुछ हरीश रावत ने कहा है वो भी आपको हम सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नया संगठन गठित हो चुका है, नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, आपको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या लगता है अब उत्तराखंड में किस स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? मैं टीम गणेश गोदियाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और देखिए, मेरा दायित्व कुछ भिन्न प्रकार का है, और अध्यक्ष जी जिस तरीके से तय करेंगे उस दायित्व को, और प्रभारी जिस तरीके से तय करेंगे उस तरीके से। सर, चेहरे को लेकर अभी भी कसमस बरकरार है, क्या आप उत्तराखंड के वो चेहरे होंगे? मैं हरीश रावत हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं होगा? सबसे बड़ी बात ये, पंजाब में आपने बड़ी ही स्मार्टली जो विवाद था, जो गतिरोध था, उसको तोड़ा है। उत्तराखंड में अब आपके नेतृत्व की, आपके उसकी जरूरत है। ये सब आपकी शुभकामनाओं से संभव हो पाया है। और पंजाब में पहले से ही कांग्रेस के लोग समझते थे हमको मिल के काम करना है, और मैं समझता हूँ कि मिल करके आगे भी काम करें। तो क्या उत्तराखंड में चेहरे के साथ जाएंगे आप लोग या समेकित नेतृत्व के साथ जाएंगे? देखिए, जाना तो सबको साथ लेकर ही पड़ता है ना जी। बिना सबको साथ लिए कैसे चल सकते? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नेतृत्व ने तय किया है उसके मुताबिक पड़ेगी जो पार्टी आगे चलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है हम सबको साथ लेकर चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। वही प्रशासनिक अमले से उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईएएस अधिकारी दीपक रावत, जिनको यूपीसीएल का एमडी बनाया गया था, वो यूपीसीएल के एमडी बनने को तैयार नहीं है। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी दीपक रावत ने अभी तक यूपीसीएल के एमडी के तौर पर चार्ज नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो विभागीय एमडी की तलाश भी शुरू हो गई है। निगम के कुछ अफसरों ने मंत्री हरक सिंह से भी मुलाकात की है। दीपक रावत के इनकार जैसे संकेत के बाद अब नए एमडी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो दीपक रावत जो काफी चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं, उनको शासन की तरफ से यूपीसीएल का एमडी बनाया गया था, लेकिन वो चार्ज लेने को तैयार नहीं है क्योंकि 4 दिन गुजर चुके हैं और उन्होंने अभी तक चार्ज लिया नहीं है।
हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के स्नान पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शासन प्रशासन के द्वारा किए गए दावों की भी हर की पैड़ी पर आज पोल खोलती नजर आई। हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। ये श्रद्धालु ना तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते दिखे और ना ही किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। पुलिस प्रशासन भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंचे। श्रद्धालुओं से गाइडलाइंस फॉलो करवाने में नाकाम रहा। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर नदियों में स्नान करने का महत्व है और उसमें भी गंगा में स्नान की एक अलग ही महत्वता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार के हर की पैड़ी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और कोविड के कारण ही कुंभ को समय से पहले इसी हरिद्वार में खत्म कराया गया। 4 धाम की यात्रा रद्द कर दी गई। लेकिन देखिए इतने बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई और ये सीधे सीधे कोरोना को एक आमंत्रण है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करवाने में नाकाम रहा है। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर परिजन मुखर हो गए हैं। पुलिस के सीनियर अफसरों और मंत्री के अनुरोध को दरकिनार करते परिजनों ने 25 जुलाई को गांधी पार्क में बैठक का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति भी मांगी गई है। इस बैठक में परिजनों के द्वारा आंदोलन की रणनीति पर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में सरकार ने कैबिनेट की उपसमिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जवानों के ग्रेड पे को लेकर सकारात्मक हैं। बावजूद इसके जवानों के परिजन मामले में जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया में खूब समर्थन भी जुटाया जा रहा है। तो ग्रेड पे में कटौती का जो मामला है अब ये धीरे धीरे गरमा रहा है, क्योंकि इसमें अब पुलिस वाले नहीं, उनके जो परिजन हैं वो आगे आ रहे हैं। परिजनों में इस बात को लेकर गुस्सा है और 25 जुलाई को परेड ग्राउंड में इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। लंबे समय से पुलिसकर्मी ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से अब तक इस पर कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में पुलिस वालों के नाराज परिजन देहरादून में 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसको लेकर एसएसपी ने पुलिस फोर्स को प्रदर्शन और नारेबाजी से दूर रहने को कहा। इसके साथ ही एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों के परिजनों से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो जिससे पुलिस की मर्यादा भंग होती है। इसके बावजूद अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। पच्चीस तारीख को होने वाले प्रदर्शन और बैठक के संबंध में पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि कतिपय तत्वों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो और शासन के बारे में नकारात्मक माहौल पैदा हो। हम लोग एक वर्दीधारी अनुशासित पुलिस बल का सदस्य हैं जिनसे कि मर्यादा और अनुशासन के उच्चतम मापदंडों की अपेक्षा की जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्दीधारी होने के कारण संपूर्ण समाज की निगाहें हमारे आचरण पर रहती हैं और हमारे आचरण से कोई ऐसी भी बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक छवि पुलिस के बारे में। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके का कोई ना बैठक बुलाई है ना कोई आंदोलन वो फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन उनके परिजन अगर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या परिजन भी पुलिस वालों के साथ किसी तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बैठक नहीं कर सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड में ग्रेड पे को लेकर चूंकि चुनावी वर्ष है, सरकार के सामने मजबूरी है। ग्रेड पे का इशू अकेले उत्तराखंड का नहीं है, पर पुलिस महकमे अफसरों ने शुरुआत में इस मामले को टैकल नहीं किया, जो आज सरकार के लिए मामला मुसीबत बन गया। पहले डीजीपी, मंत्री और आज एसएसपी को अपील जारी करनी पड़ी कि कल जो ये प्रस्तावित प्रदर्शन है इसमें कोई ना आए, ये प्रदर्शन ही ना हो।
जबकि जो पुलिस कर्मियों के परिजन इसकी अनुमति के लिए आवेदन सिटी मजिस्ट्रेट में कर चुके थे, अनुमति आज निरस्त हो जाएगी क्योंकि 50 से अधिक लोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं आ सकते। पर जानकारी ये है कि प्रदर्शन होगा और पहली बार ऐसा होगा उत्तराखंड में कि पुलिस अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसके पहले हमने मिशन आक्रोश देखा जब वेतन में संगति थी, इसके पहले हमने ब्लैक मास्क देखा ग्रेड पे को लेके, और कल का जो अगर ये प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पे सरकार, शासन और पुलिस महकमे के लिए एक बहुत चिंताजनक हालात होंगे। न्याय देने वाला विभाग, कानून का पालन करने वाला विभाग ही न्याय के लिए तरसता सड़क पर दिखेगा। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ मेला स्थगित कर दिया है। कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के साथ चौकसी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही चोर रास्तों पर भी पुलिस पिकेट लगाई गई है ताकि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश न कर पाए। बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों को भी चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जो यात्री कांवड़ के मकसद से आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से वापस लौटाया जा रहा है। एसएसपी डी सेंथिल अबुदबई कृष्णराज का कहना है कि कोई भी बाहरी यात्री नियमों के विरुद्ध उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती राज्यों, सीमावर्ती जनपदों से हमने बाहर मीटिंग किया। सभी ने कहा था कि जो है अब जो है ये कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने में पूरा सहयोग देंगे करके। अभी हमारा तरफ से 2 कंपनी पीस जो ऑलरेडी हमारे सभी बॉर्डर में तैनात है। हमारा फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से मिला है, अभी उसका रवाना हो रहा है। आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे ताकि जो है कल से जैसे कांवड़ मेला शुरू होगा हमारा बॉर्डर और मजबूत। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा बने कर्नल अजय कोठियाल के नाम पर चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसे कई कर्नल जनरल उत्तराखंड में हैं। जिस पार्टी का मुखिया कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई सबूत दो, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को देवभूमि की जनता माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड से हर 5वां व्यक्ति सेना में है या किसी न किसी रूप से सेना की सेवा कर रहा है। ऐसे कर्नल जनरल से उत्तराखंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आने पर जनता इनको सबक सिखाएगी। पार्टी का मुखिया सेना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता हो, कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, इसका सबूत मांगता हो, तो उसको यहाँ की जनता सबक सिखा देगी। क्योंकि यहाँ के परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। तो आम आदमी पार्टी की दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। बद्रीनाथ धाम में बकरीद के दिन कथित रूप से नमाज पढ़े जाने के मामले में स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ा जाना एक अपराध है और वहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही पर तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में बहुत कलंकित दिन हुआ है कि उत्तराखंड का जो एक तरह से मुकुटमणि और मुकुटमणि का सनातन धर्म का जो हमारा मुकुटमणि है भगवान बद्रीनाथ का स्थल, वहाँ पर क्योंकि वो भगवान का धाम है, वहाँ किसी अन्यत्र धर्म की पूजा नहीं हो सकती। हमारे सनातन का ही अंग जैन है, वह भी उसको स्थान मानते हैं, लेकिन वो भी उसकी पवित्रता को रखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग के थाना रेंज अंतर्गत नकरंदा में आज पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं वृक्षारोपण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से 600 पेड़ लगाए, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने भी पौधों का रोपण किया और सैकड़ों पेड़ आज नकरंदा में रोपित किए गए। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों की एक तो वनों के प्रति स्वाभाविक अभिरुचि है, क्योंकि हमारा जो जनजीवन है वो वनों पर आधारित रहा है और वनों का क्या महत्व है यहाँ की जो शिक्षित जनता वो बहुत अच्छी तरह समझती है। केवल उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, कहना चाहिए बोलचाल में अगर हम कहें, और वही काम हमने किया है। और तमाम
दूरस्थ क्षेत्रों तक जो हमारे सीमांत गांव हैं, ऐसे 3-4 गांवों में मेरा जाना। कि जहाँ तक हम लोग वृक्षारोपण की बात करें तो बेसिकली 2 तरह के टारगेट डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। पहला टारगेट तो जो हमारा विभागीय प्लांटेशन होता है, जिसमें कि हमारा जैसे लैंड ट्रांसफ़र के केसेस हैं, कैंपा में जो हमें पैसा मिलता है, और बहुउद्देशीय योजना हमारी अपनी योजना है जो विभाग की। देन नमामि गंगे में हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो जो देहरादून डिवीज़न का इस साल का जो टारगेट था हमारा प्लांटेशन का 309 हेक्टेयर का हमारा टारगेट है, और लगभग हम लोग जो 280 हेक्टेयर के आसपास हम अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इस बार जो है मैं बताना चाहूँगा कि जून में काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में रमानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने संस्थान परिसर में वृक्षारोपण किया और जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हम लगातार वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने राजनीतिक गुरु को याद करते हुए कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज जनता की मैं सेवा कर पा रहा हूं। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। गुमानीवाला निवासी एक युवक ने पहले तो कई दिनों तक एक नाबालिग का पीछा किया। झांसे में नहीं आने पर युवक ने नाबालिग को बात करने के बहाने जबरन कार पर बिठाया, सुनसान जगह पर ले जाकर डरा धमका कर कार में उसके साथ रेप किया। कुछ दिन बाद फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वारदात से घबराए पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की में नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी मेयर को कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ा। मेयर के सामने ही सफाई कर्मचारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, साथ में सफाई कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, पुरानी पेंशन बहाली हो और नए आवास सफाई कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं। हम तकरीबन 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जो प्रदेश व्यापी हड़ताल इनके तत्वाधान में चल रहा है, वो सफाई देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में चल रहा है और पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हड़ताल हो रही है। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और इनके जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के कर्मचारियों के जो यूनियन के नेता हैं, वो राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बात कर रहे हैं। अधिकांश शहरों में आंशिक रूप से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की हड़ताल की गई, सब जगह हड़ताल खत्म हो गई। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आज आया हूँ सफाई कर्मचारी अपने भाइयों और बहनों के बीच में कि इसे सफाई कर्मचारी इसे हड़ताल को समाप्त करें। रुड़की शहर के अंदर गंदगी हो चुकी है, उसे साफ सफाई करें, लोगों की रक्षा करें। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है रुड़की की, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। अपना करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बाहर कहीं नहीं हूं। शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वही बात करें नगर निगम रुड़की क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहा है उसकी बात करें तो जो कूड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, बदबूदार कूड़ा पूरे रुड़की शहर के अंदर खिंडा हुआ है। वहीं आप देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मेरे पीछे भी जो कूड़े का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी जो सफाई व्यवस्था है वो कितनी चरमरा गई है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौट रहे हैं। उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन उनकी मुख्य मांगों की बात करें तो उनकी मुख्य मांग ये है कि लगातार वो अपनी जो है मांगे करते आ रहे हैं कई सालों से कि उनका जो है वेतन बढ़ाया जाए। वेतन उनका आज तक नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बात करें जो कोरोना काल के चलते जो सफाई कर्मचारियों की जिनकी मौत हुई है उनको अभी तक जो मुआवजा देने की सरकार ने बात कही थी वो अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। लेकिन देखना ये है कि जिस तरह से शिक्षा नगरी कहे जाने वाले रुड़की शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अब देखना ये होगा कि जो सफाई कर्मचारी है वो कब तक वहाँ से अपने धरने को छोड़कर उठते हैं और कब धरना खत्म करके अपनी सफाई व्यवस्था अपने काम पर वापस आता है। लेकिन जिस तरह देखा गया है कि जो नगर निगम के मेयर है गौरव गोयल भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के ही मेयर है, वो भी आज उनके बीच में गए थे जहां पर सभी कर्मचारियों ने उनका घेराव भी किया और उन्होंने अपनी सभी जो मांगे हैं उनको गिनाई है। वहीं अगर बात करें तो उनकी जो 2 मांगे मुख्य है वो हम लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो उनके जो कर्मचारियों की मौत हुई थी उनका मुआवजा मिले और उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। लेकिन देखना होगा कि उनकी मांगे पूरी होती है नहीं, या फिर जो उनका धरना है वो ऐसे ही चलता रहेगा और जो रुड़की शहर की सफाई व्यवस्था है वो ऐसे ही चरमराती रहेगी। ये आने वाला समय बताएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।